दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वह जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं और वह गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उसे तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे यह लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचती होगी। यह बात वह आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। उसे लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और शेर वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती ही है और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और वह आदमी वहां से थोड़े दूर आगे चला जाता है। तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उसे जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकाल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई न कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक दीप मतलब होता है। और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचारी नहीं। ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? राजा गुस्सा हो गया और मंत्री को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और वह जेल जाते समय उसने राजा से फिर से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को अब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए गए। वे सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह अपना रास्ता खो चुका था और घने जंगल में खो गया। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है और वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला ना तो राजा के राज्य में था और ना ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वह मारकर अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सके। राजा उनसे उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को अपने कबीले में ले आए, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसे बलि के लिए तैयार किया। ठीक उसी समय जब वह राजा को मारने वाले थे, कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी ढोल बजाने वालों को आदेश दिया और राजा की बलि देने से रोक दिया और कहा, इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है, और यदि अधूरे मनुष्य की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि यदि मेरे पैर की एक अंगुली कटी नहीं होती तो वे आदिवासी आज मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो। उसने मंत्री को उसका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा, मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कटी थी और यह मेरे भले के लिए हुआ। मैं यह समझ गया हूँ, लेकिन आप 3 महीने जेल में रहे और आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। महाराज, आपकी कटी उंगली देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और यदि मैं आपके साथ होता तो वह मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और मैं जेल में था। इससे आपकी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित होने का आकलन नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय उन्नति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे दुश्मनों द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखिए कि कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। बिल्डर से पूछेंगा, डीलर से पूछेंगा, साइड पे पूछेंगा, जाके साइड में पूछेंगा।
ऑक्सफोर्ड यूनिट पूछेगा। When and why, I know I. कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 acres से ही पूछना। बारह साल की उम्र में राजकुमार को ज़ेन मास्टर के पास मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी सीखने भेजा गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा, लेकिन उसकी एक बात अलग थी। राजकुमार बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगा। 6 महीनों में ही वो सारी कलाएं सीख गया जो 3 साल से रह रहे शिष्य भी ना सीख सके। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। ये देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होती। शिष्य कहते कि ज़ेन मास्टर राजकुमार पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, जरूर उसे कोई खास अभ्यास सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। ये तो नकली ज़ेन मास्टर हैं, इन्हें राजा से जरूर कोई काम है, इसलिए लालच में ये राजकुमार को ज्यादा सिखा रहे हैं। ज़ेन मास्टर को आश्रम में होती हुई इन बातों का भान था, लेकिन वे शांत रहे। उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। एक दिन तीरंदाजी की क्लास चल रही थी। सारे शिष्य बहुत ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य हांफता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है। कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करता रहा। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गया। उसने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। बहुत खोज पड़ताल के बाद भी किसी को कीमती बक्सा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जब ज़ेन मास्टर कुछ सिखा रहे थे, तब खबर आई कि बहुत सारे शिष्यों का सामान चोरी हो गया है। खबर सुनकर हड़कंप मच गया। कुछ शिष्य तो क्लास छोड़कर ही भाग गए, तो कुछ वहीं बैठे बैठे घबराने लगे। कुछ बातें करने लगे कि ना जाने हमारे सामान का क्या हुआ होगा। जब क्लास खत्म हुई तो वो भी सामान की खोज में दौड़ गए। बहुत खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीती, अगला दिन हुआ। ज़ेन मास्टर ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, ये रहा आपका सामान। ज़ेन मास्टर के पास सारा सामान तो था ही, साथ में कुछ दिन पहले चोरी हुआ राजकुमार का बक्सा भी था। कुछ शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, कुछ समझदार समझ गए कि ये सारा खेल ज़ेन मास्टर ने रचा है। शिष्यों ने ज़ेन मास्टर से पूछा, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मास्टर ने कहा, एक बात बताओ, आप सब चोरी की खबर सुनकर अचानक बेचैन क्यों हुए? मास्टर का सवाल सुनकर सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। मास्टर ने कहा, जब आप लोग क्लास में सीख रहे थे तब भी आपका मन सामान से जुड़ा हुआ था। उधर सामान खोया, इधर आपके मन का संतुलन भी खो गया। ये है अटैचमेंट। शिष्यों ने कहा, मास्टर, पर हम ना चाहते हुए चीजों से अटैच क्यों होते हैं? ज़ेन मास्टर बोले, मन खुशी की तलाश में दुनिया में भटकता है और अनजानों में चीजों से, लोगों से अटैच हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। कभी कोई चीज पास आती है तो कभी दूर चली जाती है, जिस कारण हमारा मन अच्छे बुरे की साइकिल में हमेशा बेचैन रहता है। बेचैन मन बुद्धि को ढक लेता है, जिस कारण वो सही गलत नहीं सोच पाता। जब राजकुमार ने चोरी के बारे में सुना तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका मन बाकी सारी चीजों से विरक्त होकर केवल एक लक्ष्य को पकड़े हुए था।
इसलिए सामान खोने से उसके मन और बुद्धि ने संतुलन नहीं खोया। इसे कहते हैं वैराग्य यानी डिटैचमेंट। ज़ेन मास्टर ने कहा, अब इस बात को समझो, मन के पास चीजों से आकर्षित होने की, लोगों से जुड़ने की प्रचंड शक्ति है, लेकिन ये शक्ति बिना डिटैचमेंट के बहुत बड़ी बाधा है। ज़ेन मास्टर ने कहा, डिटैचमेंट नहीं सीखोगे तो हमेशा मन के अधीन रहोगे। लेसन्स, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की साइकिल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो इंसान एक लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति लगा सकता है और फिर समय आने पर उससे पूरी तरह डिटैच हो सकता है, वही इंसान इस जीवन में अपने टैलेंट का पूरा फायदा उठा पाएगा। ध्यान की शक्ति को जानना डिटैचमेंट को जानने की शुरुआत है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा नेक्स्ट सॉल्यूशन पर फोकस करना है। साथ में आपको ये मानकर चलना है कि एक दिन ये सॉल्यूशन भी काम करना बंद कर देगा। तब आपको इससे भी डिटैच होकर अगले सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि कॉन्शियस अटैचमेंट इज डिटैचमेंट। मैं ध्यान अपनी मर्जी से इस जगह लगा रहा हूँ, ये जानना और अभ्यास करना ही डिटैचमेंट है। इसलिए किसी भी तरीके से इसे प्रैक्टिस करो, चाहे वो योग हो, विपश्यना हो, ग्रैटिट्यूड हो या फिर विजुअलाइजेशन हो। आप देखो कि आप हर प्रैक्टिस में डायरेक्शन शिफ्ट करते हुए अपना सारा फोकस कहीं और लेकर आते हो। जब जब आप ऐसा करते हो तब आप दूसरी चीजों से दूरी बनाना शुरू करते हो। दूसरा लेसन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट क्या है? अभ्यास करते करते आपको खुद रियलाइज होने लगता है कि नथिंग कैन टच मी। सब कुछ बदलता है, लेकिन ये चेतना, ये अवेयरनेस है जो कभी नहीं बदलती। कोई भी विचार मेरे अस्तित्व को शुरू या खत्म नहीं कर सकता। कोई भी घटना मेरी अवेयरनेस को छू नहीं सकती। इस तरह डिटैचमेंट आपको सीधे आनंद तक ले जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि एक ज़ेन मास्टर ने सिखाया कि आपका चलना फिरना सब कुछ आपके ध्यान का हिस्सा है। आप जैसे रहोगे, जैसे चलोगे, वैसा ही इंसान की लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना, तो उसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि उदास हो जाओ, रोते रहो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जीना सीख लो, ये भी करते हैं काफी लोग करने वाले। और तीसरा ऑप्शन है कि जीने के साथ साथ ना एक लक्ष्य भी सेट कर लो अपना। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी मजेदार होगी, क्योंकि तकलीफों में जब इंसान कुछ बड़ा सोचता है ना और उसके लिए मेहनत करता है, तो फिर वो इतिहास रच के ही मानता है। ये काफी कम लोग करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस धरती पर हर चीज हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बाज जब बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है ना, तो उसका फोकस अपने शिकार पर होता है। जो बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को तय कर लेता है कि भैया मुझे इसका शिकार करना है। समुद्र पे है, धरती पे है, कहाँ पे है, वहां पे मुझे इस शिकार को पकड़ना है। बहुत तेज नजर होती है उसकी, और फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजे में शिकार को कैद कर लेता है। ठीक वैसे ही इतिहास रचने के लिए आपको अपना फोकस अपने दर्द से हटा के अपने गोल्स पर टिकाना होगा। आपका टारगेट आपको बदलना होगा। अपनी मुसीबतों से, अपने दर्दों से हटा करके किधर करना है? अपने गोल्स की तरफ। आपने कितनी बार सुना होगा कि उतने पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। यही सीखते आए ना हम लोग आज तक। पहले तो उस बंदे को पकड़ के लाओ यार जिसने इतनी छोटी चादर बना दी, और फिर चादर को बड़ा करवाओ, और फिर अपने पैरों को आराम से लंबा करके सो। अगर इतिहास रचना है तो पैरों को फोल्ड मत करो, बल्कि अपनी चादर का साइज बढ़ाओ। जितना मन करे उतनी चादर बनाने की औकात होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। आप लिमिटेड वर्जन नहीं हो, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन हो। इस बात को समझिए। और आप अपने आप को लिमिटेड वर्जन क्यों समझते हो? क्योंकि आपको ऐसा समझाया गया है कि आपको ऐसा समझना है। जितनी हैसियत हो उतने ही सपने देखने चाहिए, ये आपको सिखाया गया है। और किन लोगों ने सिखाया है? जो खुद अपने आप को लिमिटेड मान के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो खुद छोटे छोटे मतलबों से भरे हुए हैं। अगर एक शेर को बचपन से खिचड़ी खिलाओगे ना, तो वो शिकार करना कभी नहीं सीख पाएगा। शिकार करना आता भी तो भूल जाएगा। वो भूल ही जाएगा कि भाई वो शेर है। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे बचपन से ही कि तुझे एक दिन इस जंगल पे राज करना है, तुझे जंगल का राजा बनना है, क्योंकि तू शेर है, शेर का बेटा है, और सबसे बेहतरीन शिकार करना है तेरे को, तो फिर वो अपना असली रूप दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला ये
कि आप जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई मकसद है। और दूसरा ये कि क्या आप जिस मकसद के लिए जी रहे हैं, क्या उस मकसद के बिना भी आप जी सकते हैं, आपकी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं आप उस मकसद के बिना। अगर दोनों सवाल का जवाब पॉजिटिव आता है ना, इट मीन्स कि आपके दिल में वो चिंगारी है जो अगर किसी दिन एक बड़ी आग का रूप धारण कर लेती है ना, तो आप इतिहास रच दोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस चिंगारी को आग में बदलने का जो सफर है ना, वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही एडवेंचरस है। इसमें आपकी हर चीज की भूमिका है, इसमें हर उस इंसान की भूमिका है जो इंसान आज आप पर कीचड़ उछाल रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपसे केवल मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। जब सर्दियों की सुबह में बहुत ज्यादा कोहरा होता है ना, तो आप कैसे चलते हो, आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, राइट, आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू होता है। जैसे जैसे आप थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाते हो, आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता ही आपको दिखता है घने कोहरे में। मुश्किलों में भी ऐसा ही होता है, जब भी लाइफ में मुश्किल आती है ना, आप केवल थोड़ा सा आगे चलने के बारे में सोचो, बहुत बड़ा मत प्लान करो, वहां से आगे बढ़ने की सोचो, 2 कदम 5 कदम 10 कदम, और ऐसे ही कर करके आप कितने ही किलोमीटर आगे आ जाओगे। देखना, अपनी उदासी के बादल को हटा के खुद के वजूद को साबित करना पड़ता है। जितने खूबसूरत आप है ना, उतनी ही खूबसूरत आपकी जिंदगी है, उतनी ही खूबसूरत आपकी मंजिल है, और उतना ही खूबसूरत आपका मुश्किलों से लड़ना। और वो मोमेंट सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा जब इस लाइफ में आपकी लाइफ होगी, आप होंगे, और आपके पास अपनी जिंदगी की वो मंजिल होगी जिसको आप पाना चाहते थे। जीते जी अपने आप को अपनी मंजिल के पास देखना, मंजिल के ऊपर देखना, जहां पर आप हमेशा होना चाहते थे। इस मोमेंट का मजा कुछ और ही है। जिंदगी समय के सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी जिंदगी में अगर चाहो ना, तो एक वो कहानी लिख सकते हो जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होगी। मूड आपका कभी नहीं करेगा काम करने का, हमेशा आपका शरीर कहेगा कि यार थोड़ा और आराम कर ले, बाद में कर लेंगे। हाँ? खाली तुम ही हो जो रोक रहे हो अपने आप को। इतिहास रचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का स्ट्रगल, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखो। ये वो आईना है, वो दर्पण है जो आपको अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ के रखता है, आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहां से चल के आए थे और आपका उस टाइम पर मकसद क्या था। आपको इतिहास रचने की तरफ खींच के लेके जाता है आपको वो दर्पण कि चल, तेरी जिंदगी ये नहीं है जो तू आज जी रहा है, बल्कि तेरी जिंदगी वो है जो तू करना चाहता है, जो तू जीना चाहता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर बन जाता है। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है, मुझे बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी इतिहास रचने के लिए। जिस फील्ड में इतिहास रचना चाहते हो ना, उस फील्ड की बारीकियों को और खुद की कमियों को समझना पड़ेगा। दुनिया की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देने से बचना होगा। हर ठोकर के साथ खुद को संभालना होगा, हर हार के साथ कुछ सीखना होगा, हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। लंबे टाइम तक मेंटेन रहने वाली सक्सेस चाहिए ना, तो फिर लंबे टाइम तक एफर्ट्स भी मेंटेन करना होगा, है ना। तुम सोच के रोते रहते होंगे दुनिया की बातों को, पर ये दुनिया इतनी बेरहम है कि वो तेरे बुरे हालातों में भी ना तेरा मजाक बनाने से नहीं चुकेगी। खुद को बाज की तरह ताकतवर बना, आसमान का राजा बन कि कोई तेरी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। पहले ऊंचा तो तुझे उड़ान भरना सीखना पड़ेगा ना। बहुत सहली है तुम्हें दुनिया की सितम, कब तक सहोगे। आज ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आंखों में तुम चुभ रहे होंगे। दुनिया ने भी कुछ कम ताने नहीं दिए, तुम्हें सबने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया होगा, सबने तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाया होगा, और जब तुम्हारी बारी आई ना तो सब इधर उधर भाग गए होंगे बहाने मार के, अपनी मजबूरियां बता के। अभी बता, तू दुनिया से कब तक धोखा खाता रहेगा यार। पहली बार धोखा खाना गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार धोखा खाना तुम्हारी बेवकूफी है। इफ यू हैव द पावर टू थिंक, देन यू ऑल्सो हैव द पावर टू अचीव इट। ये यकीन दुनिया तुझ पर करे या ना करे, लेकिन तू खुद की मेहनत पर जरूर कर, प्रैक्टिस कर, और तेरे बनाए गए रूल्स के साथ जीना सीख। अपने स्वाभिमान के लिए लड़। किसकी है ये जिंदगी? तुम्हारी है ना। सक्सेस को हासिल करना तुम्हारा हक है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपना हक और जिम्मेदारी दोनों को अपने हाथ में थामे रखे। तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद में एक जिंदा पतंग बनना है। तुझे अपने लिए आवाज उठाना है। अब इन सब मुश्किलों से तेरी आजादी का समय आ गया, तो अब तू क्यों बैठा है? कौन आएगा जो तुझे उजालों में लेकर के जाएगा? कब तेरा सही समय आएगा? इट्स ओनली यू माय डियर। जिद्दी बन के इतिहास रचना है। तुझे तो अपने अंधेरे रास्ते खुद ही रोशन करने होंगे, और अब वो समय आ भी गया है, तो तू कब तक चुप रहेगा? इतने दिन भले ही झुकना तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब फिर से झुकने का शौक मत पैदा कर। तू एक पहाड़ है जिसको कोई कैसे झुकाएगा, तू एक समंदर है जिसको कोई कैसे सुखाएगा। तुझे क्या जरूरत है जमाने के साथ की? तू तो खुद में एक दबंग आवाज है। तेरे हर एक आंसू को एक नई उमंग बना। जानना चाहता है तेरी औकात कितने दर्दों से लड़ने की है? जितने दर्द, जितनी मुश्किलें शायद इस दुनिया में होगी भी नहीं। अरे तू सागर से भी ज्यादा गहरा है, फिर दुनिया के द्वारा फेंके गए कंकड़ से तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तू ऐसे कब तक बैठा रहे? चलो उठ,
जिद पकड़ और जिद्दी बन के इतिहास रच। तूने चाहे कितने ही जुल्म सहे हो लाइफ में, लेकिन याद रखना, एवरी एंडिंग इज अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तुझे उम्र चाहे छोटी मिले, लेकिन अपनी मेहनत से जिंदगी बड़ी बना ले। अपनी मंजिल को निहार ले और खुद को निखार ले और बन जा एक सितारा तू भी, जिससे तू हमेशा के लिए जिंदा रहे। तूने जिंदगी की बहुत एग्जाम दे ली, जिंदगी की हर एग्जाम में तू हारता आया है, लेकिन अब तेरे घाव पर मरहम लगाने का समय आ गया। अब तेरे खड़े होने का समय आ गया। अब सर उठाकर जीने का टाइम आ गया। सब कुछ सहन करके पत्थर बनने का समय आ गया। पत्थर की तरह खुद को तराश कर मूर्ति बनाने का समय आ गया। अब तेरे मुस्कुराने का समय आ गया। अब खुद को जोड़ने का समय आ गया। अब तेरे पसीना बहाने का समय आ गया। चल उठ, खड़ा हो। अब तेरे दुश्मनों को रुलाने का समय आ गया। उठ, अपना काम कर, मेहनत करके, जिद्दी बन के इतिहास रच, और इतिहास रच के देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर। जय हिंद, वंदे मातरम।